दोस्तों नमस्कार। सवाल सिर्फ बीजेपी का नहीं है, सवाल एनडीए का है। सवाल बीजेपी के साथ खड़े राजनीतिक दलों का है। और इन सबसे बड़ा सवाल तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर है। ये सवाल मौजूदा वक्त में क्यों बड़ा हो चला है कि 4 राज्यों के चुनाव के बाद इस देश के प्रधानमंत्री को खुद बीजेपी और एनडीए बदलना चाहती है। क्योंकि जिस तर्ज पर इन 4 राज्यों के सर्वे निकल कर आ रहे हैं वो डराने वाले बीजेपी के लिए हैं और आने वाले वक्त में एनडीए के लिए हैं। यानी बीजेपी के सहयोगी दल जिनके राज्यों में आज नहीं कल तो चुनाव होना है, अगर इन 4 राज्यों के परिणाम अभी से हारते हुए दिखाई दे रहे हैं तो उन राज्यों तक पहुंचते पहुंचते कौन से हालात इस देश में एनडीए के लिए हो जाएंगे, यह बताने की जरूरत अब होनी नहीं चाहिए। और इन सब के बीच खुद आरएसएस अगर बीच बीच में इस बात को सुलगाने लगे कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के आसरे चुनावी जीत मिल नहीं सकती है, यानी किसी भी हालत में जो 10 बरस की राजनीतिक कवायद थी उसकी उम्र पूरी हो चली है और अब बदलने का दौर है। और शायद यही वो बात है जिसको लेकर इस दौर में शायद मोदी और शाह, या कहें शायद इस दौर में दिल्ली की सत्ता बेचैन है, वो हड़बड़ाहट में है। उसे लगने लगा है कि अगर बीजेपी के भीतर तो उन्होंने तमाम गुस्से को थाम लिया या तमाम सवालों को चुप करा दिया, लेकिन बीजेपी के साथ खड़े राजनीतिक दलों के सवालों को वह चुप कैसे करा पाएंगे। इस कड़ी में आज पहली प्रतिक्रिया आप कह सकते हैं दिल्ली में केसी त्यागी का राष्ट्रीय प्रवक्ता पद को छोड़ना निकल कर आ गया, क्योंकि बतौर राष्ट्रीय प्रवक्ता उन्होंने जो 2-3 सवाल इस दौर में खड़े किए उन सवालों को बीजेपी शायद पचा नहीं पा रही थी, या सीधे कहें तो बीजेपी या मौजूदा मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था केसी त्यागी ने। सवाल सिर्फ इतना था, क्या वाकई बीजेपी के साथ खड़ी जनता दल यूनाइटेड इन मुद्दों को लेकर, जो इजराइल के साथ हथियारों का जो गठबंधन है और जो हथियार लिए जाते हैं वो ना लिए जाएं, क्योंकि फिलिस्तीन में भारत ने मदद भेजी भोजन पानी की। इसी परिप्रेक्ष्य में केसी त्यागी ने यह बयान दिया था, लेकिन उसे भी पचा पाने की स्थिति में बीजेपी या कहे बीजेपी की सत्ता आ नहीं पाई, क्योंकि इजराइल के साथ जो संबंध बीजेपी के निकट है या कहें खुद प्रधानमंत्री मोदी के निकट है, वो शायद कोई सवाल अब सुनना चाहते नहीं है। लेकिन यह तो एक सिर्फ हिस्सा है। बड़ा सवाल यह है कि पूरी प्रक्रिया के भीतर धीरे धीरे ये बात बड़ी होती चली जा रही है कि किसी भी हालत में 4 राज्यों में अगर एक भी राज्य बीजेपी जीत नहीं पाती है, फिलहाल झारखंड में उसकी सरकार नहीं है, फिलहाल जम्मू कश्मीर में उसकी सरकार नहीं है, फिलहाल हरियाणा में उसकी सरकार है, फिलहाल महाराष्ट्र में उसके द्वारा निर्माण की गई सरकार है। यानी चुनावी जीत के बाद सरकार नहीं बनी थी। महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी ने अपने तरीके से मिशन या कहें लोटस फार्मूला जो अपनाया, उसमें शिवसेना टूटी, एनसीपी टूटी। लेकिन नई परिस्थिति इसलिए चौंकाने वाली है क्योंकि एनडीए गठबंधन वह भी चाहने लगा है कि अगर इन 4 राज्यों में चुनाव में बीजेपी हारती है या एनडीए जीत नहीं पाता है, जो कि महाराष्ट्र में होगा, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे की क्या जरूरत है, ये अगर आरएसएस कहती है, तो फिर प्रधानमंत्री पद पर किसी दूसरे शख्स को क्यों ना बैठा दिया जाए। और शायद यही वो वजह है जहां पर आरक्षण का जवाब दे पाने की स्थिति में बीजेपी आ नहीं पाई। इस देश में संविधान का सवाल खड़ा हुआ तो बीजेपी के पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था। इस दौर में लगातार ये बात बड़ी होती चली गई संसद के भीतर और बाहर कि बीजेपी अल्पमत में है और बैसाखियों के आश्रय सरकार चला रही है। तो ऐसे में बीजेपी ने एक ही काट खोजा कि 60 बरस के बाद देखिए ऐसा पहला मौका आया है जब कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहा है, और तमाम जगहों पर इसी रणनीति के आश्रय खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहना बुनना और उसका ताना बाना बुनना शुरू कर दिया। लेकिन एनडीए के भीतर का सवाल था कि वह तो पुरानी बात है
नई परिस्थिति में अगर राज्य दर राज्य आप चुनाव हारते चले जाएंगे तो फिर बीजेपी ही अगुवाई करे, लेकिन कोई नेता तो दूसरा हो जिसके सामने स्पष्ट विजन हो, जो बताने की तैयारी के साथ मैदान में कूदे कि आरक्षण की काट क्या है। वो बताए कि जिस संविधान को लेकर इस देश के भीतर दलित तबका तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के हक में चला गया, जो कभी जाता नहीं था। इंडिया गठबंधन के वोट शेयर तकरीबन 12% उन क्षेत्रों में बढ़ गए जहां पर पिछले 10 वर्ष में किसी ने सोचा नहीं था। तो आपके पास कौन सा नेता है और किन परिस्थिति में है? और इसी अंदाज में ध्यान दीजिए तो योगी आदित्यनाथ लगातार जिन बातों का जिक्र कर रहे थे वो शायद उस राष्ट्रीय मंथन का एक प्रयोग था कि तमाम मुद्दे इस देश को तोड़ने वाले हैं। तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ और तीसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हुए दिल्ली में अमित शाह। एनडीए के लोगों को तोड़ा जाए, उनके मनोबल को तोड़ा जाए, उनके सांसदों को साथ लिया जाए, जो अलग अलग पार्टियों के अध्यक्ष हैं उनको निशाने पर लिया जाए। और इसी कड़ी में अजीत पवार अगर महाराष्ट्र में निशाने पर आए, जो डिप्टी सीएम हैं, बीजेपी के सहयोग से बने हैं, तो दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी निशाने पर हैं, जो कि बीजेपी के सहयोग से ही मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं हाथ जला बैठे हैं और राजनीतिक तौर पर अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए वह जो भी पहल कर रहे हैं, बीजेपी को वह ठीक लग नहीं रही है। तो इस पूरे राजनीतिक त्रिकोण के परिप्रेक्ष्य में आज ऐसे पन्ने खोले जाएंगे जिन पन्नों के आश्रय आपको लगेगा क्या वाकई इस पूरी की पूरी पहल की जानकारी जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लगी तो उन्होंने अपना ऑपरेशन 272 शुरू कर दिया और उससे पहले बताना शुरू कर दिया कि देखिए, हम ही हैं जो जीत कर आए हैं। पूरी दुनिया में सत्ता परिवर्तन हर देश में हो रहा है, लेकिन भारत ही एकमात्र देश है जहां पर लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहें। आप दुनिया के दूसरे देशों की स्थितियां देखिए। इस साल दुनिया के कई बड़े देशों में वोटिंग हुई है, इलेक्शन हुए हैं। ज्यादातर जगहों पर लोगों ने चेंज के लिए वोट किए हैं। कई देशों में सरकारों को मुश्किलें आई हैं, लेकिन भारत के नागरिकों ने इस ट्रेंड को एकदम उल्टा जनादेश दिया। भारत के वोटर्स ने 60 साल बाद किसी सरकार की हैट्रिक लगवाई है। भारत के एस्पिरेशनल यूथ ने और भारत की महिलाओं ने कंटिन्यूटी के लिए वोट किया है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वोट किया है। वैसे दुनिया के भीतर यह सवाल बाखूबी है कि प्रधानमंत्री मोदी बीते 2 चुनाव में जिस अंदाज में जीते थे, तीसरे चुनाव में वह जीत नहीं पाए हैं। और सबको पता है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सहारे ही वह सत्ता में मौजूद हैं। लेकिन सवाल पहली बार उससे बड़ा है, क्योंकि जिन उपलब्धियों का खाका खुद प्रधानमंत्री मोदी तमाम मंचों पर रखते थे, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO हो, यूनाइटेड नेशंस के साथ जुड़ा हुआ जो पूरा उसका काम है, और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर वर्ल्ड बैंक और IMF भी क्यों ना हो, इनके जरिए भी अगर साउथ एशिया को लेकर जो रिपोर्ट बांग्लादेश की घटना के बाद उभर कर आई, उसने भारत की इकोनॉमी पर भी रोशनी डाली है। और वो बहुत साफ बताती है कि समूचे साउथ एशिया में जितनी बड़ी तादाद में बेरोजगारी है, जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नेगेटिव में जा रहा है या लगातार कमजोर हो रहा है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ने मजदूरों की जगह लेनी शुरू कर दी है,
जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों में लगती है, लेकिन लेबर की तादाद बढ़ा पाने की स्थिति में पूरा साउथ एशिया नहीं है, उसमें भारत अव्वल नंबर पर है। बांग्लादेश के भीतर अगर 16%, चाइना के भीतर अगर 16% यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है, तो भारत के लिए भी 16% का ही अनएम्प्लॉयमेंट का पूरा रेशियो है। जो गरीबी की स्थिति और भूख की स्थिति है, उसमें भी भारत साउथ एशिया में शायद सबसे बड़े देश के तौर पर मौजूद है। और इस पूरी प्रक्रिया में खास तौर से 15 से 24 तक के बच्चे सबसे ज्यादा बेरोजगार भारत के भीतर इस दौर में है। युवाओं के भीतर परिवर्तन को लेकर गुस्सा है। हालांकि प्रधानमंत्री अपने भाषणों में कहते हैं कि युवा हमारे साथ खड़ा है। मुसीबत सबसे बड़ी यह है कि एनडीए गठबंधन के जो सहयोगी चिराग पासवान युवा हैं, नीतीश कुमार युवा नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के आंकड़े इतने युवा हैं सांसदों के कि वह बीजेपी को मदद करते हैं और मोदी प्रधानमंत्री बने रहते हैं। तो निशाने पर नीतीश कुमार हैं, क्योंकि यह जानकारी बीजेपी के अपने सर्वे में भी आती है कि नीतीश कुमार के चेहरे के आसरे बिहार चुनाव आप जीत नहीं सकते हैं। और हर किसी को पता है कि अगले बरस बिहार का इलेक्शन है, और उससे पहले ये 4 राज्य के इलेक्शन और बिहार और इन 4 राज्य के बीच में एक दिल्ली का चुनाव है। तो राज्यों के भीतर बीजेपी की मौजूदगी अगर बचेगी ही नहीं और किसी भी राज्य में ना बचेगी, और जो भी उसने अपने राजनीतिक प्रयोग एनडीए के सहयोगियों के साथ मिलकर अगर किए हैं, तो पहली बार एनडीए के सहयोगी ये सवाल उठाने लगे अंदरूनी तौर पर कि आप अपने दिल्ली के चेहरे को तो बदल डालिए, आप ही अगुवाई कीजिए, लेकिन कोई दूसरा चेहरा तो लाइए सामने। और इस प्रक्रिया में जो अलग अलग तरीके से डाटा निकल कर आया है, वो भारत के भीतर की बेरोजगारी और खास तौर से युवा तबके को लेकर सीधे तौर पर कहता है कि भारत में अगर 25 से कम उम्र के जो ग्रेजुएट हैं, यानी जिनके हाथ में डिग्री है, उसमें 40% के पास ना तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में और ना ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई भी काम है। जो 24 से कम में और 15 और 18 के बीच के उम्र हैं, जो अभी तक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अलग अलग राज्यों के भीतर खास तौर से ग्रामीण इलाकों में नौकरी पा जाते थे, अब उनके पास भी कोई काम नहीं है। और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर जो आरक्षण का सवाल है, वो आरक्षण इसलिए नहीं है कि आपको इतना लाभ, इतनी सुविधा मिलेगी, वो आरक्षण चुनौती है कि आपके पास नौकरी है कि नहीं है। और नौकरी इस दौर में गायब हो चली है। तो नौकरी जब नहीं होगी तो आपको हर जगह आंदोलन नजर आएगा, और यह आंदोलन की शक्ल महाराष्ट्र तक में, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के टूटने के लेकर आंदोलनरत है, तो उसमें चेहरों को, नेताओं से हटकर अगर आप चेहरों को पढ़ना शुरू करेंगे, चाहे वो उद्धव ठाकरे के साथ चल रहे हों या एक भीड़ की शक्ल में नजर आ रहे हों, युवाओं के चेहरे हर जगह आपको नजर आएंगे। इन्हीं युवाओं का आसरा एक वक्त बीजेपी ने लिया, इन्हीं युवाओं का आसरा अब इंडिया गठबंधन ले रहा है, इन्हीं युवाओं के ऊपर पूरी राजनीति एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों की पड़ी हुई है। अब इस नजारे से घबराहट सबसे ज्यादा एनडीए गठबंधन के भीतर यह हो चली है कि सत्ता बीजेपी के पास है, बीजेपी सत्ता में रहेगी या खुद प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा वहां मौजूद रहेगा, तो राजनीतिक या चुनावी जीत मिलेगी नहीं। और अगर हराने की सोचते हैं तो खुद उनकी पार्टी तोड़ने की दिशा में बीजेपी या कहे मौजूदा दिल्ली की सत्ता बढ़ जाएगी। एक झटके में चिराग पासवान, जो कल तक आंखों के तारे थे, वह निशाने पर कैसे आ गए, और उनके चुनाव को लेकर ही सवाल अब जो खड़े हुए हैं, वो किसी दिन भी आपके पास खबर आ सकती है कि चुनाव जीते हुए चिराग पासवान अयोग्य घोषित कर दिए गए। नीतीश कुमार, केसी त्यागी झटका नीतीश कुमार के लिए भी है, और नीतीश कुमार को सामने ये बातें रखी गई कि हम किसी सवाल को इस दौर में सुन नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग चुनाव हारने को तैयार नहीं हैं और हमारे हर फैसले पूरे एनडीए के फैसले हैं, तो आपको उसी रूप में अपने आप को सामने रखना होगा। और नीतीश कुमार के सहयोगी जो दिल्ली में बैठे हुए मंत्री बन गए हैं, जाहिर है वो दिल्ली के ज्यादा करीब होते चले जा रहे हैं, और उन्हें भी पता है कि नीतीश कुमार के चेहरे के आसरे बिहार का चुनाव जीत पाना मुश्किल है।
तो राजनीति के इस अंतर विरोध के बीच हमें लगता है एक तस्वीर आपको देखनी चाहिए महाराष्ट्र की, उस राजनीति की जिस राजनीति के भीतर अजीत पवार कहां पर खड़े हैं। यह सवाल बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि आरएसएस के निशाने पर अजीत पवार, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के निशाने पर अजीत पवार के निशाने पर आरएसएस भी है और एकनाथ शिंदे भी है। आज ही उन्हें जाना था नागपुर, एकनाथ शिंदे भी गए, देवेंद्र फडणवीस भी गए, लेकिन अजीत पवार ने कन्नी काट ली, क्योंकि उनको आरएसएस हेडक्वार्टर जहां पे हेडगेवार जी की प्रतिमा है वहां उन्हें जाना था, वो नहीं गए। ये पूरी प्रक्रिया बतलाती है कि राजनीतिक तिकड़मों के बीच अपनी अपनी सत्ता को बचाने की लड़ाई एनडीए के भीतर से निकलकर खुद प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जा पहुंची है। और उन सब के बीच विरोध के स्वर उस महाराष्ट्र में, जिस महाराष्ट्र को गंवाने का मतलब दिल्ली की सत्ता को गंवाना होगा, तो इस चेहरे को भी देख लीजिए जो विरोध की शक्ल में छत्रपति महाराज को लेकर सड़कों पर है। कोई भी इस तस्वीर को देखकर कह सकता है यह सब कुछ पहली बार हो रहा है। यह पहली बार क्यों हो रहा है और शिवसेना, वह भी उद्धव ठाकरे, एनसीपी यानी शरद पवार और कांग्रेस के नेता एक साथ कदम अलग अलग इलाकों में कर रहे हैं और निशाने पर बीजेपी है, निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। और इन परिस्थितियों के भीतर का अनूठा सच यह हो चला है कि जो आरक्षण का सवाल था, वो आरक्षण का सवाल राजनीति से निकलकर अब कॉरपोरेट हाउसेस तक पहुंचने लगा है। और सवाल यह भी होने लगा है कि अगर राहुल गांधी इस बात का जिक्र करते हैं कि मुख्य धारा में आरक्षण का सवाल या जाति जनगणना के बाद हाशिए पर पड़ी हुई जातियों को सामने लाना होगा, तो यह मैसेज कॉरपोरेट को डरा रहा है। और कॉरपोरेट अपने तौर पर अभी परिवर्तन की दिशा में तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन वह भी यह सोचने लगा है कि जिन कारणों से चुनावी सत्ता दिल्ली की लगातार कमजोर हो रही है, क्यों नहीं उसे मजबूत करने की दिशा में बीजेपी या एनडीए के सहयोगी कदम उठाते हैं। और उसके लिए एक पुख्ता तरीका भी है कि जितनी पूंजी और जितनी पॉलिटिकल फंडिंग बीजेपी को हुई, क्या वो अब एनडीए को हो, बीजेपी के भीतर क्या उन नेताओं को हो जिन नेताओं को लेकर अभी तक दिल्ली के इशारे के बावजूद राज्यों में मदद की जाती थी। उसमें एक नाम खुले तौर पर आप उत्तर प्रदेश का ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कॉरपोरेट का इन्वेस्टमेंट बिना दिल्ली के हामी के संभव नहीं था, लेकिन पहली बार यह सवाल बड़ा हो रहा है कि दिल्ली की सहमति असहमति छोड़िए, जितना सब कुछ हमने स्टेक पे लगाया है राजनीतिक तौर पर, उसको गंवाने को अब तैयार नहीं है। राज्य दर राज्य तो बीजेपी को मजबूत होना होगा। और इस बीजेपी को मजबूत होने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी वाकई इतने कमजोर हो गए हैं। हम आपके सामने एक लिस्ट भी पहले रख दें कि दरअसल मुश्किल क्या है। गौतम अडानी नंबर 1 के रईस देश के हो गए हैं। इनके परिवार की पूरी नेटवर्थ तकरीबन 11,61,000 करोड़ की है। अंबानी इसकी 10,14,000 करोड़ की है। एचसीएल के शिव नडार हैं, उसके बाद तीसरे नंबर पर वो है, लेकिन देखिए बड़ा गैप है, 3,14,000 करोड़ के रैंक पर वो तीसरे नंबर पर आते हैं। साइरस पूनावाला जो सेरम इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, इनकी नेटवर्थ 2,90,000 करोड़ की है। उसके बाद दिलीप सिंघवी आते हैं जो सन फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हैं, इनकी नेटवर्थ 2,49,000 करोड़ की है। फिर कुमार मंगलम बिरला आते हैं 2,35,000 करोड़ की, जो आदित्य बिरला ग्रुप से हैं। ये पांचों या 6 नाम जो हमने आपके सामने पढ़े, सभी 2 लाख करोड़ से ज्यादा और 11 साढ़े 11 लाख करोड़ तक के हैं। सवाल यह है कि जिस राजनीति को इंडिया गठबंधन साधना चाह रहा है और जिस लिहाज से बीजेपी और एनडीए कमजोर राज्य दर राज्य हो रहे हैं, उसमें आने वाले वक्त में वो कॉरपोरेट जो पॉलिटिकल मुद्दा बन गया इंडिया गठबंधन के लिए और राहुल गांधी के लिए, उसके सामने पहली बार मुश्किल यह है कि वह भी सोचने लगा
कि क्या वाकई चेहरे परिवर्तन के बाद स्थितियां अनुकूल हो सकती है, क्योंकि एक झटके में सब चीजें फिर पटरी पर आ जाएंगी और लोग उस आंकड़ों के लिहाज से उस संविधान को देखेंगे। उस संविधान के जरिए इस देश में रूल ऑफ लॉ देखा जाएगा और उस रूल ऑफ लॉ के तहत इस देश के कॉरपोरेट को भी एक सामान्य नजर से देखा जाएगा, वो कोई पॉलिटिकल नजर नहीं होगा। दो मैसेज सबसे बड़े हैं। पहला मैसेज यह है, क्या 10 बरस की राजनीति में कॉरपोरेट के साथ जितनी निकटता प्रधानमंत्री मोदी ने गवर्नेंस के तौर पर दिखाई, अब वही उनके लिए मुसीबत हो गई है, क्योंकि कॉरपोरेट ये सवाल कर रहे हैं कि अगर आप हार गए तो क्या होगा, आपके अल्टरनेटिव चेहरा कौन होगा। और एनडीए के भीतर चंद्रबाबू नायडू भी कॉरपोरेट के भीतर बाखूबी घूमते हैं। नितिन गडकरी भी बाकायदा कॉरपोरेट के भीतर उनकी भागीदारी रहती है। लेकिन इन सब के बीच वह राज्य, चाहे वो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे हों, चाहे बिहार में नीतीश कुमार हों, चाहे उत्तर प्रदेश के भीतर योगी आदित्यनाथ ही क्यों ना हो, उनके लिए भी सवाल है कि अगर वो राजनीतिक तौर पर मजबूत नहीं होंगे और उसके लिए जो कॉरपोरेट पूंजी चाहिए वह उन्हें नहीं मिलेगी, तो फिर इन 4 राज्यों के चुनाव परिणामों के बाद वो कौन सा चेहरा होगा जो आने वाले वक्त में एनडीए को संभालेगा। इसीलिए ध्यान दीजिए, 2 चेहरों को आप लगातार पढ़ते रहिए या 2 चेहरों के आसरे बीजेपी के कामकाज को समझने लगिए। इस दौर में अमित शाह बिल्कुल गृह मंत्रालय का काम देख रहे हैं। वो छत्तीसगढ़ गए तो वहां नक्सल प्रॉब्लम्स को लेकर वो लगातार जिक्र करने लगे। इस दौर में कोऑपरेटिव मंत्री भी हैं तो कोऑपरेटिव को लेकर भी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। यानी इससे हटकर दूसरी किसी छवि को बनाने की दिशा में अमित शाह नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि अमित शाह जानते हैं वो नेचुरल तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का रिप्लेसमेंट दिल्ली में मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ इस भूमिका को समझ चुके हैं कि इस देश के भीतर में चुनावी गणित महत्वपूर्ण होता है और आरक्षण और संविधान के सवाल ने बीजेपी के पूरे एजेंडे और विचारधारा को धराशायी कर दिया है। तो ऐसे में अब वो सबसे पहले देश या राष्ट्रवाद का नया चिंतन लेकर हर मंच पर इसका जिक्र लगातार कर रहे हैं और आज भी किया उन्होंने। इसके बगैर हम सोच भी नहीं सकते। हमारा जो कुछ भी होगा देश के लिए, कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, कोई क्षेत्र, कोई भाषा देश से बढ़कर के नहीं हो सकती है। पहले देश है, फिर हम हैं। तो हमारा मत, मजहब, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा सब है। देश सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है, और देश ही सुरक्षित नहीं है तो फिर कोई सुरक्षित कैसे हो सकता है। तो योगी आदित्यनाथ एक अपनी बिसात राष्ट्रीय तौर पर बिछा रहे हैं, क्योंकि वह भी जान चुके हैं अगर वो आरक्षण और संविधान के पचड़े में फंसेंगे तो उत्तर प्रदेश की जमीन उनकी खिसक जाएगी और मुख्यमंत्री पद भी उनके हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जीत पाना दरअसल अखिलेश यादव और राहुल गांधी से टकराना है। दरअसल उस इंडिया से टकराना है जो जिन मुद्दों को लेकर एक राजनीतिक मैदान खड़ा कर चुका है। लेकिन राष्ट्रीय तौर पर अपनी छवि को बनाना, यानी बीजेपी के भीतर के उन सवालों का जवाब देना कि हम ही अल्टरनेटिव हैं और जो इंडिया गठबंधन में जुड़े हुए राजनीतिक दल हैं उनके सामने भी बीजेपी की अगुवाई करते हुए खुद को दिखाना और राष्ट्रीय स्तर पर अब अपने भाषणों को ले जाना, यह शायद उनकी जरूरत भी हो गई है और शायद यह इस दौर में बीजेपी के भीतर जो सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर जवाब भी है। लेकिन इससे जरा सा हटिएगा जैसे ही आप, वैसे ही 3 बड़े सवाल अब आपके जहन में हो जाने चाहिए। पहला सवाल, महाराष्ट्र के भीतर अजीत पवार डिगेंगे कब? जब महाराष्ट्र चुनाव का ऐलान होगा और आखिरी वक्त में टिकटों को लेकर वो जो मांग करेंगे उस मांग से लगभग 50% सीधे माइनस बीजेपी उनका कर देगी और उनको सिमटाना चाहेगी एक, जिससे उनके पास भी मौका हो या तो वो रहें या लौट जाएं। रहे तो बीजेपी की शर्तों पर रहें, उनकी अपनी शर्तों पर वो नहीं रहेंगे। ये महाराष्ट्र चुनाव का डेवलपमेंट आने वाले वक्त में आपको दिखाई देने लग जाएगा। दूसरी बड़ी परिस्थिति है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार के चेहरे के आसरे बिहार में चुनाव जीत नहीं सकते हैं, तो हर हाल में 2025 में जब
बिहार के विधानसभा चुनाव हो उससे पहले बीजेपी का कोई चेहरा स्थापित हो जाए। और अगर स्थापित बीजेपी का नहीं हो रहा है तो जनता दल यूनाइटेड भी किसी चेहरे को खड़ा कर ले, बीजेपी उसके पीछे रहेगी, लेकिन नीतीश कुमार साथ में नहीं चलेंगे। तो ऐसे में नीतीश कुमार खुद पहले फैसला लेते तो जाहिर है दिल्ली में केसी त्यागी बाहर नहीं होते, यानी राष्ट्रीय प्रवक्ता बने रहते। उनके मुद्दे जो थे वो जायज मुद्दे थे, उन मुद्दों के आसरे नीतीश कुमार चलते। लेकिन आने वाले वक्त की ये आहट है जो केसी त्यागी के जरिए निकली है, वह आपको बिहार की राजनीति में नए परिस्थितियों के उत्पन्न होने की स्थिति को दिखा देगी। तीसरा चेहरा चिराग पासवान का है। चिराग पासवान जिस तेजी के साथ 100% रिजल्ट लेकर आए और उस परिस्थिति में वह युवा भी हैं, बीजेपी के भीतर का संकट यह है कि क्या ऐसी परिस्थिति बिहार में बन सकती है जहां पर बीजेपी के लिए भविष्य तक का रास्ता बंद उस नाम पर हो जाए जो आरक्षण और संविधान से जुड़ा है, जो मुस्लिमों के वोट बैंक से जुड़ा है। इसीलिए ध्यान दीजिए, तो चिराग पासवान आरक्षण का सवाल हो, संविधान का सवाल हो, वक्फ वोट का सवाल हो, या इन परिस्थिति में असम के मुख्यमंत्री ने जो मुस्लिमों को लेकर जो नया बखेड़ा खड़ा कर दिया, उसमें निशाने पर लेने में सिर्फ आरजेडी नहीं है बल्कि जनता दल यूनाइटेड भी उन्हें निशाने पर ले रहा है और चिराग पासवान भी उन्हें निशाने पर ले रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है राजनीति अपनी बचानी और साधनी दोनों है। और ऐसे में बीजेपी को भी इसका एहसास है कि दरअसल अगर इस राजनीति में ऐसे मौके पर पिछड़ गए जहां पर नरेंद्र मोदी का चेहरा भी अब कामयाब ना हो तो इसके बाद कितने बरसों बरस लग जाएंगे दोबारा से बिहार और उत्तर प्रदेश जैसी जगह में जमीन बनाने को लेकर या बचाने को लेकर। इसीलिए चिराग पासवान भी बिहार चुनाव से पहले उनकी स्थिति भी बीजेपी क्या करेगी अब यह बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। लेकिन इसके ठीक समानांतर दो पॉलिटिकल पार्टी और हैं। एक चंद्रबाबू नायडू हैं जिनको पैसा नहीं दिया गया, ठीक उसी तरीके से जैसे बिहार को भी पैसा नहीं दिया गया जितनी योजनाओं का ऐलान हुआ। और चंद्रबाबू नायडू जो अमरावती जो बना रहे हैं वो कैपिटल आंध्र प्रदेश का, उसके लिए भी उनको पैसा नहीं दिया गया और उनके द्वारा भेजे गए कुछ कॉरपोरेट्स को जो कुछ चाहिए था उस पर भी हामी दिल्ली ने अभी नहीं भरी। तो निशाने पर चंद्रबाबू नायडू भी है, क्योंकि एक बात बीजेपी को समझ में आ गई कि दक्षिण के चक्कर में कहीं उत्तर में पैर ना गवा बैठें और जमीन गवा ना बैठें, तो अब वो दक्षिण से कोई समझौता करने को उस तर्ज पर तैयार नहीं है जैसे लोकसभा चुनाव के वक्त थे। और यही वो हड़बड़ाहट है जो बीजेपी के भीतर हो या ना हो, लेकिन बीजेपी की कमान जिन हाथों में है वह 272 के मिशन की दिशा में है और वो किसी को कब कैसे किस रूप में तोड़ेंगे यह सवाल अब कोई बहुत रेड कारपेट के नीचे नहीं है, ये धीरे धीरे उफान पर है, क्योंकि वक्त आपके पास बहुत कम है, दिसंबर तक का वक्त है। उसके बाद की परिस्थिति अगर हर कोई तैयार है दिल्ली की सत्ता में चेहरे बदलने को लेकर, तो फिर उससे पहले आपको अपने मिशन को पूरा करना होगा। और यही लड़ाई अब बड़ी तीखी हो चली है और दिल्ली के राजनीतिक गलियारों के भीतर जो लाल दीवारें हैं वहां पर नौकरशाही को भी संदेश बहुत साफ है, किनके लिए किनके साथ खड़े होना है, किनके लिए नहीं और किनको मदद नहीं करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।